Hello students, welcome to the another lecture of your chemical equilibrium. बेसिकली हम ये चैप्टर में इक्विलिब्रियम ही डिस्कस कर रहे हैं. सो लास्ट क्लास जो हमने आपका डिस्कस किया था वो इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है. एंड वन मोर थिंग वी हैव लर्नड, दैट इज दी गुल्डबर्ग एंड वेग का लॉ पढ़ा था हमने कि गुल्डबर्ग और वेग का लॉ कहता क्या है, गुल्डबर्ग एंड वेग का लॉ बोलता क्या है. ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पता है जो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है. आपका रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. एंड जो आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट्स की. ठीक है, तो इस तरह से ये होता है. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. हमने ये इक्वेशन को सॉल्व कर करके फाइनल इक्विलिब्रियम तक सॉल्व कर दिया था. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया था हमने. देन हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, इक्विलिब्रियम क्या होता है. एंड देन हमने के ई निकाल लिया था. के ई हमारा के एफ बाई के बी. के एफ आपका रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड के बी आपका रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन था. तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ली थी और इन दोनों का रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया था. ठीक है, नाउ हम जो इस टॉपिक में आज के जो अभी लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम एक्चुअली एक इक्वेशन में रेट ऑफ जो है गुल्डबर्ग के फॉर्मूले से हम कैसे किसी का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक विल फर्स्ट रिकैप्चुलेट द फॉर्मूला. दैट इज, हमको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. हमने दो तरीके से समझा था. एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दी व्हाट, एक तो दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, और वी कैन से दी एक्टिव मास और यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और चीजों को और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा है और बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज विल टेक इन दिस एग्जांपल, दैट इज दिस वन. एग्जांपल में क्या लिखा है आपका, लिखा है 2a 1 मिनट स्टूडेंट्स. ओके, यस. सो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपका दैट इज 2a प्लस b गिव्स c प्लस d. ठीक है, क्या दिया है आपको, c प्लस d. अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो अभी मैंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर देते हैं. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर 2a दे रखा है, b दे रखा है, c प्लस 3d दे रखा है. तो अगर आपने ये थोड़ा भी नॉलेज अगर आपको होगा, जूनियर क्लासेस में तो आपने इतना पढ़ा नहीं है, पर अगर थोड़ा नॉलेज होगा तो नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, आपका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास मतलब C और D, और D के ऊपर ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विल गो एज पावर. ठीक है, सिमिलरली एक्टिव मास ऑफ द व्हाट रिएक्टेंट्स, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स A, और जो इसका कोफिशिएंट और स्टोकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है आगे 2 वो उसका पावर बन जाएगा. ठीक है, वैसे ही B यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो उसका पावर 1 हो गया. तो इस तरह से नॉर्मली टीचर समझा देते हैं, इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं और एज ए वेरी सिंपल ऑल्सो. ठीक है, सिंपल भी है, इस तरह से लिख देना हमको आराम से इजीली समझ में भी आ जा रहा है. ठीक है, कि ये इसका मतलब क्या है. बट अगर आप इस तरीके से समझोगे तो आप एक तरह से रट रहे हो चीजों को कि ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इसके ऊपर पावर चलो आप एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप श्योरली ऐसे लिख दोगे. ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे 1, यहाँ पर लिख दोगे 2, आपका आंसर करेक्ट, आपको मार्क्स भी मिल जाएगा. बट वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग in chemistry or in any subject, in physics or in maths or in any subject, okay, तो आपको चीज़ें जानना, लॉजिक जानना ज़्यादा ज़रूरी है rather than ये इसका वैल्यू ये होगा, उसके इसकी थ्योरम ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसकी इक्वेशन ये है, इसका डेरिवेशन ये, वो सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इक्वेशन है हम इसको प्रूफ करेंगे. ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है कि ये कैसे प्रूफ करना है. आपको अगर एग्जाम में बोला जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, आपको फट से ऐसे ही लिखना पड़ेगा.
बट भी मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली ये जो चीज आई है ये इक्वेशन की, ये कैसे आई है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से जो हमने गुलबर्ग का लॉ पढ़ा था, गुलबर्ग एंड वेग का लॉ पढ़ा था, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे ना। आप मुझे बताइए, ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 2a। 2a का मतलब क्या है, अगर आप a प्लस a को प्लस करोगे तो क्या होगा आपका a प्लस a, दैट विल बिकम व्हाट 2a। अगर आप ऐड करोगे तो ये 2a का मतलब a प्लस a हमने लिख दिया प्लस b लिख दिया, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में आपका c है और 3d है। 3d का मतलब क्या है, d प्लस d प्लस d, क्लियर। 3 बार d को ऐड किया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम गुडबर्ग और वेग का लॉ लगाएंगे और हमको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इस डायरेक्शन में होता है, जो कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसका रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सबसे पहले आपकी क्या कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो आप देखिए यहां पर आपके कौन कौन से कंसंट्रेशन, मतलब मेरा एक्टिव मास, आप देखिए यहाँ पर एक ए है, 2 दूसरा ए एंड बी। तो आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिख देंगे, आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटा के हमने के एफ लिया, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है ना। अगेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब आप ही बताइए, ए है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये ए का मतलब ए है, इसकी पावर 1 है, इस ए की पावर 1 है, इस बी की पावर 1 है, राइट। तो जब बेस हमारे सेम होते हैं, ए सेम है, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, मैंने आपको बता रखा है। एंड आपको ये बेसिक चीज आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये बेस सेम है ए और ये पावर 1 है, तो 1 ऐड होके 2 बन गया। तो के एफ मतलब ये आपका रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, ये एक्टिव मास ऑफ ए स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर 1, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अब रेट ऑफ क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या निकालेंगे हम, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगेन रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगेन हम सबकी कंसंट्रेशन के बी लिख देंगे, पहले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए के बी लिख दिया। के बी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में किस किस की है, कंसंट्रेशन बोल लो या एक्टिव मास बोल लो। एक्टिव मास किस किस का है, सी का है, 3D का है, 1 2 3, वैसे हमने सी लिख दिया, डी 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 लिख दिया। अगेन यहां पर ये डी टू द पावर सी टू द पावर 1, डी टू द पावर 1, डी टू द पावर 1, डी टू द पावर 1, अंडरस्टूड है, राइट। अगेन सी तो यहाँ पे एज इट इज, बट डी देखो 1 2 3 तीनों के बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और पावर ऐड हो जाएगी मतलब 1 + 1 + 1 3। तो के बी एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर 1 डी टू द पावर 3, क्या हो गया, डी टू द पावर आपका 3 हो गया। तो आपको आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी बिल्कुल अच्छी तरीके से, राइट। अब आपको एक चीज पता है, हमने इतना निकाल दिया। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये निकाल के रखा है एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपने ये निकाल के रखा है। तो हमने क्या किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वेट कर दिया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपका ये जो इक्वेशन है वो आने ही वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं, यस ये रहा हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था के एफ एक्टिव मास ऑफ ए स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू के बी एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर 1 एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, के एफ ये दोनों कांस्टेंट है, के एफ इसको कर देंगे डिवाइड कर देंगे के बी। हम के एफ को डिवाइड कर दिए के बी। अभी आप इसको मत देखिए, इसको मत देखिए वाली टर्म को, ये वाली टर्म को मत देखिए अभी के लिए। हमने क्या किया, ये इसको मत देखिए, हमने क्या किया, ये के एफ और इस वाले टर्म को नीचे ला दिया। अब क्या हुआ, ये टर्म तो एज इट इज थी राइट हैंड साइड में, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी। सी टू द पावर 1 एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर क्यूब एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर 1। अब ये जो के एफ के बी है, ये हमने क्या बताया था, यही हमारा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के ई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन आपको क्या मिल गई, ये आपको सेम सी टू द पावर 1 डी टू द पावर क्यूब ए टू द पावर स्क्वायर बी टू द पावर 1, यही सेम इक्वेशन है। आप देख लीजिए, सी टू द पावर 1 डी टू द पावर क्यूब ए टू द पावर स्क्वायर बी टू द पावर 1 सेम आ गई। अब आपको बेसिकली समझ में आ गया लॉजिकली कि ये एक्चुअली आता कैसे है। हम जो बोल देते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर ले लो, वो ऐसे ही नहीं बोल देते हैं, वो लॉजिकली प्रूव्ड है।
अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, बट नाउ यू आर क्लियर विद कि ये चीज आई कैसे, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर पता चल गई है कि ये चीज आई कैसे गई है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सो ये के ई आपने ये लिख दिया और आपका फॉर्मूला निकल गया। अब मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन दे रही हूँ, N2 3H2, ये जो 3H2 है आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट। तो अब मैं बोलूँ इसका आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो मैं फट से बता दूंगी, मैंने बोला ना कि आपको वो तरीका मैंने बता दिया है, बट आपको अब शॉर्टकट आपको यूज कर सकते हो ना, क्यों आपको पता है क्यों होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर, हमको पता चल गया उसका रीजन। अब एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करो वो जैसे मैंने सिखाया, क्योंकि एग्जाम में अगर आपका बहुत लंबा क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट मैंने आपको बताया इसलिए ताकि आपको पता रहे चीजें। अब आप क्या करोगे, आपको पता है क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड जो आगे में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर पे चला जाएगा, तो आपने NH3 ये 2 है तो ये स्क्वायर चला गया, एंड कंसंट्रेशन ऑफ और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट N2H2 टू द पावर 3, अगेन दिस इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट टू द पावर 3, और यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पर 1 अंडरस्टूड है 1, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से भी ट्राई करें, ये इक्वेशन को लें और खुद से ट्राई करें। वो मैंने जो मेथड सिखाया था आपको कि स्टार्टिंग से मैंने जो इनिशियल मेथड सिखाया था कि N2 है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, उसको भी लेके करें जो मैंने लॉन्ग प्रोसेस सिखाया, आपका आंसर यही आएगा। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसी मेथड से करें शॉर्टकट, बट एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें ताकि आप भूले ना। और अगर कोई आपको पूछ रहा है कि आप ये डायरेक्ट लिख क्यों रहे हो, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही क्यों पावर जा रहा है, तो उसका आंसर आप आंसरेबल हो, आप दे सको आंसर, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अगर कोई आपको पूछ ले तो आप बता सको, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपकी अभी तक यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो भी समझ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ओके, यस, ओके, सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं पहले बता दूं, आपको इंट्रोडक्शन कर दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं आपके, वो बेसिकली आपके 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होता है आपका वो बेसिकली कॉन्सेप्ट मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। दूसरा वाला जो होता है वो आपका बेसिकली गैसियस सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। एक जो होता है वो आपका लिक्विड बोल लो या गैसियस सिस्टम के लिए बोल लो, और दूसरा वाला सिर्फ गैसियस सिस्टम के लिए होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम इसको समझेंगे क्यों और कैसे ये 2 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्टडी हम करते हैं और क्या इनके बीच में रिलेशन है, हम ये सारी चीजों को डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग एकदम अपना अटेंशन, अगर आपका अटेंशन माइंड थोड़ा डाइवर्टेड है तो एकदम फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट करो और चीज़ों को समझो, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ द मेन पार्ट हम लोग अब पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम का, तो ये कांस्टेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने सीख लिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते कैसे हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर 1, ये जो हमने बताया, ये सिंबल जो हमने बताया था, ये कंसंट्रेशन का जो सिंबल होता है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव मास। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्टिव मास। अब इसी के अंदर आप चाहें तो K डाल लो, चाहे तो H डाल लो, चाहे तो N डाल लो। तो बेसिकली जो भी एलिमेंट इसके अंदर होता है वो उस एलिमेंट का एक्टिव मास बताता है, ये सिंबल, राइट, उस एलिमेंट का एक्टिव मास बताता है। तो ये जो एक्टिव मास है ये हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो फर्स्ट मोलैरिटी। आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो आप बोल सकते हो N/V, एंड यू नो दैट दिस N/V इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कंसेंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंसेंट्रेशन बोलते हैं, राइट। तो इतना चीज यहां तक क्लियर हो गया। मोलैरिटी के टर्म्स में निकाल सकते हैं एक्टिव मास। हैज दिस कंसेंट्रेशन विल टेल्स द एक्टिव मास। और ये कंसेंट्रेशन जो है, ये जो कंसेंट्रेशन है, यही कंसेंट्रेशन बताएगा कि क्या है एक्टिव मास। अगर आपको ये कंसेंट्रेशन की वैल्यू पता चल गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्टिव मास क्या है, ठीक है। एक्टिव मास क्या है बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट इस केस में जो निकलता है, इन दिस केस इज कॉल्ड एज व्हाट? Kc। और इस केस में जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं Kc, ठीक है, Kc। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगेन यही ब्रैकेट हमने ले रखा है, यही जो है हमारा कंसेंट्रेशन और बोल सकते हैं एक्टिव मास। तो बेसिकली अगेन यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका एक्टिव मास बताएगा। तो दूसरा तरीका है एक्टिव मास निकालने का, गैसियस सिस्टम में हम क्या करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को ही मान लेते हैं एक्टिव मास। क्या कर लेते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को ही एक्टिव मास मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N/V, एंड कंसेंट्रेशन को ही मान लिया था एक्टिव मास, राइट। कंसेंट्रेशन विल टेल द एक्टिव मास बता रहा है। सो
यहाँ पर जो गैसेस, ये बेसिकली गैसेस सिस्टम के लिए होगा सेकंड वाला। तो गैसेस सिस्टम में क्या बताएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बताएगा आपका एक्टिव मास। ठीक है, अब आप सोच रहे पार्शियल प्रेशर कैसे बताएगा एक्टिव मास। तो आपको याद होगा हम जब आइडियल गैस इक्वेशन और गैस इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट, PV इज इक्वल्स टू nRT। कौन सा फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज PV इज इक्वल्स टू nRT। यहां पर P इज इक्वल्स टू N/V। अब देखो, अब मैं बोलूँ हमको P निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे बोला पार्शियल प्रेशर, P इज इक्वल्स टू व्हाट, ये N है, ये V है, V आपका डिनोमिनेटर में चला गया, RT। अब दिस N/V, N/V क्या है आपका, अगेन यहाँ पर हमने N/V क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ही है, और RT आपको पता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और ये R तो आपका कांस्टेंट ही है। सो इन ए गिवन रिएक्शन टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट रहता है, R तो आपका वैसे भी गैस कांस्टेंट है, तो मतलब P क्या है आपका, N/V, अगेन कंसंट्रेशन है। सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N/V के। मतलब P अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है पर वॉल्यूम तो आपका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है, तो बेसिकली एक्टिव मास भी ज्यादा है। सो इस केस में जो सेकंड वाला केस है, ये जो एक्टिव मास है गैसेस सिस्टम में कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें पार्शियल प्रेशर ही उसका एक्टिव मास कहलाता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप की वजह से। तो अगर आपको चीजें अभी क्लियर इतनी अच्छे से नहीं भी हुई हैं तो आगे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली आप दो चीजें याद रखो, दैट इज टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज होता है आपका Kc, जो कि हमारा लिक्विड एंड गैस के लिए होता है। दूसरा जो हमारा होता है दैट इज Kp, इसको हम डिनोट करते हैं, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन दिस केस इज कॉल्ड Kp, इसको Kp, जो कि सिर्फ गैसेस सिस्टम के लिए होता है। तो इतनी चीज आप जान के रखो, अगर बातें नहीं भी समझ में आई तो आगे जो डिस्कशन होगा उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज दिस Ke। ओके, सो नाउ Ke जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट गिव्स Kc और Kp, क्या देता है, Kc एंड Kp। Kc क्या है आपका, Kc है आपका, मैंने बताया एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Ke जो इक्विलिब्रियम मेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड होता है किसमें, Kc एंड Kp में, राइट। जो Kc है वो आपका लिक्विड एंड गैस के लिए है, और Kp है जो सिर्फ आपका पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होता है, ओनली गैसेस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो होता है Kc में आपका कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड और गैस की, इसमें आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के टर्म्स में होता है ओनली गैसेस के लिए। ठीक है, सिर्फ ओनली, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, हाँ ओनली गैसेस के टर्म्स में होता है ये चीज। ठीक है, अभी अच्छे से दिखेगा, हाँ ओनली गैसेस के टर्म्स में, यही कंक्लूजन था जो हमको पता चल गया। नाउ इतनी चीजें भी आपको अगर समझ में आ गई हैं तो अभी हम आगे जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें आपको ये Kc Kp कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल्ड पता चल जाएगा। अभी जो मैंने बताया फॉर्मूला थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि क्या है Kp Kc, तो हम क्वेश्चंस देखेंगे और चीजों को समझेंगे और चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी आपको एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल दिया जाता है, Kp Kc का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल दिया जाता है, उनकी यूनिट लिखने के लिए बोल दिया जाता है, एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा राइट Kp Kc फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो हम अभी आपके सामने 5 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। क्या रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कितने, हम 5 रिएक्शन डिस्कस करेंगे, उसमें 5 डिफरेंट केस लेंगे और उसमें हम Kp कैसे लिखते हैं, Kc कैसे लिखते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सो विल सी हाउ मच रिएक्शंस वी कैन ऐड इनटू दिस वीडियो, बिकॉज once a video will become very big, it will take so much time to compress and so much time it will take for uploading. So I will try to make it of 25 minutes or 26-minute video only, so that I can upload it fast and I can make more videos and I can upload quickly, right? So this is what an equation is. Okay, so क्या लिखा हुआ है, write expression and unit for Kp Kc for the following reaction। तो हमको बोला है एक्सप्रेशन लिखना है Kp Kc का एंड हमको यूनिट भी लिखना है Kp Kc का फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो सबसे पहली चीज हमको जो करनी है वो ये जाननी है कि Kc जो है आपका, पहले एक चीज जान लो, Kc क्या है आपका, N/V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का, मोल का यूनिट क्या होता है, MOL, मोल, एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। तो इसका क्या हो गया, मोल पर लीटर वॉल्यूम, राइट। और यू कैन से मोल पर लीटर हो गया इसका यूनिट, पर लीटर वॉल्यूम नहीं, मोल बाई लीटर इसका यूनिट हो गया। एंड ये पार्शियल प्रेशर है, तो प्रेशर के क्या क्या यूनिट होते हैं आपके, ATM होता है, पास्कल होता है, जो भी होता है, तो आप ATM मानो, स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो ATM इसका यूनिट हो गया। तो अभी हमको कुछ चीजें तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गई कि यूनिट तो चेंज होगा नहीं, यूनिट तो वही रहेगा। तो आई थिंक इसलिए मैंने आपको एक और बार ये चीज जरूर बता दी। अब हम आपकी इक्वेशन लेंगे, ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स।
करेंगे, आपकी इक्वेशन लेंगे, ठीक है। हमने एक आपका इक्वेशन दे दिया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने बोला कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो आपका सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम जो ऑक्साइड है ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ये आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी केसी एंड केपी की वैल्यू लिखेंगे। तो आपको पता है केसी की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म्स में हम केसी की वैल्यू कैसे लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और यू कैन से द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट में आपका क्या है, CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में, CO2 ये लिखा हमने, CaO CO2 एंड दिस इज CaCO3 लिख दिया हमने, राइट। अब आप सोचोगे कि ये एक सही इक्वेशन है, आप सोचोगे ये एक सही इक्वेशन है, बट मैं कह रही हूं ये एक गलत इक्वेशन है। क्यों? ये एक गलत इक्वेशन है, ये केसी की वैल्यू अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, दैट एक्टिव मासेस ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एंड इज टेकन एज यूनिटी। जब भी आपको कोई ऐसी एक्सप्रेशन मिलेगी और आपको वहां पे कहीं पे भी सॉलिड दिखा जाएगा, आप सॉलिड को कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। मैंने आपको 2 फॉर्म बताए थे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, तो मैंने किसमें जिक्र किया था, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज केसी लिक्विड एंड गैस के लिए वैलिड होता है, दूसरा केपी सिर्फ गैस के लिए होता है, सॉलिड के लिए कुछ नहीं होता है। तो जब भी आपका सॉलिड है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो आपके हिसाब से होना ये चाहिए था, जबकि ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, ये होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में सिर्फ आपका CO2 होगा, क्योंकि ये ओनली गैस है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसको भी हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मानते ही नहीं, इसको हम कांस्टेंट मान के यूनिटी मान लेते हैं। यूनिटी मतलब 1 मान लेते हैं इसकी वैल्यू। अब मान लो इसकी वैल्यू आप 1 मान रहे हो, 1 इसकी वैल्यू 1, तो क्या होगा CO2, केसी की वैल्यू क्या होगी CO2। और अगर मैं बोलूं CO2 का एक्टिव मास ऑफ CO2 सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी, एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और अगर मैं पूछूं इसका यूनिट क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, राइट। मोल पर लीटर सिर्फ एक ही तो है, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स के अंदर है, ये कंसंट्रेशन ही तो है, एक्टिव मास है ना, कंसंट्रेशन ही है, N/V मोल पर लीटर, और इसमें कोई पावर नहीं लगा हुआ है, कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे था नहीं, तो यहां पर 1, सो मोल पर लीटर, क्लियर। अब हमने केसी निकाल दिया, एकदम क्लियर हो गया होगा केसी कैसे निकलना है। हम सॉलिड का कंसंट्रेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमने बता दिया नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही केसी और केपी जो है, एक लिक्विड एंड गैस सिस्टम के लिए और एक गैसेस सिस्टम के लिए, सॉलिड के लिए कुछ है ही नहीं। और क्यों नहीं है वो भी मैं उसका रीजन बता देती हूँ, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं एंड बहुत कंप्रेस्डली पैक्ड होते हैं। तो अगर आप इसमें कंसंट्रेशन निकालना चाहोगे तो एक गैस के मॉलिक्यूल में इतने सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल, अगर आप गैस के साथ सॉलिड का कंपैरिजन करोगे तो आप इम्पॉसिबल है कंपैरिजन करना, क्योंकि सॉलिड के इतने सारे पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वो लोग उनमें बहुत क्लोज टाइप की पैकिंग होती है। गैस के पार्टिकल्स तब भी आप निकाल सकते हो उनका कंसंट्रेशन, सॉलिड का कंसंट्रेशन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए हम उसको यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन था, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो ये बस याद रखो कि ये जो एक्टिव मास हो जाता है सॉलिड का, वो उसको हम कांस्टेंट और यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है। अब यही हमने यहाँ पर नोट भी दे दिया है, अगर आप भूल जाएं तो आपको ये याद रहे कि द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एंड इज टेकन एज यूनिटी। अब आपको मैंने केपी तो बता रखा है, केपी का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और हमको पता है हम पार्शियल प्रेशर सिर्फ किसका लेंगे, सिर्फ गैसेस का लेंगे। अब बताओ इन सब में टर्म्स में से कौन सी गैस है, गैस तो सिर्फ यही वाली है। तो कंसंट्रेशन नॉर्मल फॉर्मूला में क्या होता, नॉर्मल फॉर्मूला होता हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, sorry, concentration of product, or you can say active masses of product divided by active mass of reactant. But here in the reactant side active mass is solid, this is also solid. So again partial pressure इसका तरीका ही होगा, partial pressure लिखोगे and carbon dioxide, किसका है partial pressure, carbon dioxide, ये ब्रैकेट दे दोगे तो ये Kp निकल गया। एंड अगेन यहाँ पर कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, इसलिए 1। अगेन इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए हम ATM टू द पावर 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, ATM टू द पावर 1 लिख दिया। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्लियर हो गई, तो ये इक्वेशन भी क्लियर हो गया। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्शन है, सॉलिड सॉलिड अगर आप उसको गैस के साथ कंपेयर करो, लिक्विड के साथ कंपेयर करो, हम लोग सॉलिड का कंसंट्रेशन कभी भी नहीं लेते हैं, उसका यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है। एक्टिव मास उसका कैलकुलेट कंसिडर नहीं करते, उसको कांस्टेंट मान के उसकी वैल्यू को यूनिटी पुट कर देते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही सेम एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल देखते हैं N2O4, ठीक है। N2O4 ये गैसियस फॉर्म में है, ये आपका बना रहा है NO2,
ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 2 है, ये भी अगेन गैसेस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम इसका केसी एंड केपी निकालेंगे। केसी अगेन वेरी इजी, दोनों गैसेस फॉर्म में, नो प्रॉब्लम, निकाल लो। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगेन आप प्रोडक्ट लिखोगे NO2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विल गो एज टू पावर। नेक्स्ट थिंग, दिस इज व्हाट N2O2, ये आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और यू कैन से एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विल गो इनटू डिनोमिनेटर, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है मतलब, तो ये चला गया पावर। अब अगर हम पूछें इसका यूनिट क्या है, ठीक है, यूनिट तो आपको पता है इस कंसंट्रेशन टर्म का, सिर्फ इसका कंसंट्रेशन टर्म का होगा यूनिट मोल लीटर टू द पावर स्क्वायर, एंड इस कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट होगा मोल लीटर टू द पावर 1। तो ये मोल लीटर टू द पावर 1 कैंसिल हो जाएगा मोल लीटर टू द पावर स्क्वायर, और क्या बचेगा, मोल लीटर टू द पावर 1, 2 माइनस 1, तो मोल लीटर टू द पावर 1। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज, यूनिट भी क्लियर हो गई होगी, ये कैसे आई, एकदम इजी तरीका है। अब इसी सेम वे में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे केपी। केपी कैलकुलेट करने के लिए देखो दोनों टर्म्स गैसेस में है, दोनों टर्म गैसेस में, मतलब दोनों सेम फॉर्मूला लगेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे केपी, केपी इज इक्वल्स टू, क्या होगा, केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, यही था ना NO2, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया, एंड रिएक्टेंट साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, आप चाहो तो बाहर भी लगा सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O2 एंड इसका पावर 1, ठीक है। तो यही है इसका इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड में गैसेस थी तो हमने इसको फॉर्मूला लगा के लिख दिया है। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका होगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर, इसका होगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर ही ले रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर स्क्वायर, इसका होगा एटमॉस्फेयर टू द पावर 1, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस 1 एटमॉस्फेयर टू द पावर 1। सो ये दो केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। हम एक और केस देंगे, पर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और केस समझेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।